A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Student, today we are starting our new chapter, chapter number 12, which is current electricity, and the topics which we are going to discuss today are electric current, conventional current, drift velocity in conductor, EEG, electroencephalogram, Ohm's law, and resistance. Now moving towards our first topic, which is electric current. As we know that we discussed earlier about the charges or behavior of charges when they are at rest. हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को इससे पहले चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं और हमने देखा था कि कोई भी चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में होता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, वो अपने अराउंड किस तरह की फील्ड जनरेट करता है, वो उस फील्ड के जरिए से किस तरह की फोर्सेस एक दूसरे चार्ज के ऊपर या बहुत सारे चार्जेस अगर उसके आसपास मौजूद हैं तो उन पर वो किस तरह से उस फील्ड की मदद से फोर्सेस अप्लाई करता है। वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है या वहां मौजूद चार्जेस की नेचर क्या है। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इसीलिए रखा गया था कि उसमें हमने स्टडी किया था चार्जेस एट रेस्ट. But when charges are moving from one point to another point with respect to time, then it behave or it show a new behavior of its nature. The moving of charges from one point to another point with respect to time is known as electric current. According to the definition, the electric current is defined as the charge flowing through any section of conductor in 1 second. The formula for the electric current is I is equals to Q over T if rate of flow of charge is steady. I is equals to dQ over dt if rate of flow of charge varies with time. It means that कि अगर आपके पास करंट का फ्लो स्टेडी फ्लो है, यानी कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वल अमाउंट में चार्जेस फ्लो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि उस वहां पर उस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या उन चार्जेस का फ्लो स्टेडी फ्लो है। और अगर उसके चार्जेस की फ्लो के अंदर वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास एक वेरिएबल करंट है। और वेरिएबल करंट या हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल मूवमेंट ऑफ करंट यहां पर मौजूद है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, क्योंकि हमें पता है कि जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने अभी जैसे बात की कि एक स्टेडी फ्लो है, एक वेरिएशन फ्लो है, यानी कि वेरी करता हुआ करंट का फ्लो है। इस लिहाज से हमने टाइप्स ऑफ करंट को डिफरेंशिएट किया है, या हमने करंट को कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। वो टाइप्स क्या क्या होती हैं उसे हम यहाँ ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास वर्टिकल लाइन यहाँ शो कर रही है करंट को, सेंट्रल पॉइंट जीरो यानी कि टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी इनिशियल टाइम जीरो, और आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंड है वो आपके पास शो कर रहा है मैक्सिमम टाइम पीरियड टी को। Here a straight line which is denoted by A, this straight line is known as steady current with respect to time. करंट की अमाउंट जो है वो चेंज नहीं हो रही, बट टाइम के रिस्पेक्ट से करंट फ्लो कर रहा है, यानी टाइम स्पेंड हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह के फ्लो को हम स्टेडी फ्लो ऑफ करंट का नाम देते हैं। या हम कह सकते हैं स्टेडी करंट विच डू नॉट वेरी विथ टाइम। सेकंड, बी लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है बट एक स्लोप के साथ बनाती हुई स्ट्रेट लाइन है, या लाइन सी जो कि एक विदाउट एनी पैटर्न एक जिगजैग लाइन मौजूद है। ये बी और सी दोनों शो कर रहे हैं करंट को, जो कि अपने मैग्नीट्यूड को वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम इसको वेरिंग करंट का नाम दे सकते हैं।
तीसरी चीज जो आती है हमारे पास, जो कि नॉर्मली हम बात करते हैं करंट की टाइप्स के लिए ही, वो है आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि जो आपके पास पल्सेस आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो पल्सेस हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट को शो कर रही होती हैं। और यहाँ पे इसको डी लाइन से शो किया गया है और यहाँ लिख दिया गया है ऑल्टरनेटिंग करंट whose magnitude varies continuously and direction changes periodically। यानी कि मैग्नीट्यूड भी आपके पास चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। कभी पॉजिटिव साइकिल आपके पास आएगी करंट की और कभी आपके पास नेगेटिव साइकिल आ जाती है करंट की, और ये चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती रहती है। तो इस तरह की करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, moving towards another topic, which is based on the direction of motion of charges, or we can say that direction of current. According to the direction of current, current is divided into two classes. One is conventional current and other is electronic current. First, conventional current. According to the conventional current, a type of current in which we see that current is flowing from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. This type of current practically not present in our circuits, but for our convenience we develop this current and we say that this current is due to the help of electric field, because we know that electric field always from positive charges to negative charges. So we can say that current also moves in a circuit from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Here you can see that charges flowing from positive terminal of the battery or positive plate where the positive charges are present to the negative plate where the negative charges are present, or negative terminal of the battery. This type of current is known as conventional current. According to the definition, conventional current is current whose direction is along the direction of the motion of positive charges under the action of electric field. ऐसा करंट जो कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस है और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस टाइप करंट को हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। सेकेंड क्लास ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, अ टाइप ऑफ करंट और अ क्लास ऑफ करंट इन विच करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी to the positive terminal with the help of free electrons or free charges. This current practically present in our circuit and known as electronic current. This type of current always move against the direction of electric field according to the definition. But first we see the diagram in which we see that charges, negative charges or electron moving from negative terminal of the battery to positive terminal against the electric field or against the conventional current. According to the definition, electronic current due to the motion of electrons is in the direction opposite to the direction of electric field. यानी कि ऐसा करंट जो कि नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक सर्किट में मूव कर रहा हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इस टाइप की करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, drift velocity is defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field. The drift velocity of free electron is of the order of 10 raised to the power minus 5 meter
per second। प्रैक्टिकली किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट मौजूद होता है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट हमने अपनी आसानी के लिए एक सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए बनाया है। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि प्रैक्टिकली प्रेजेंट है किसी भी सर्किट में, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस या नेगेटिव प्लेट ऑफ कंडक्टिंग प्लेट और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स। ये जिस स्पीड या जिस वेलोसिटी के साथ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही बेसिकली करंट की वेलोसिटी या करंट की मोशन की स्पीड को शो कर रही होती है। Remember one thing, the drift velocity is directly proportional to the applied voltage to a conductor। किसी भी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस अप्लाइड वोल्टेज या उस बैटरी के जो उस कंडक्टर से कनेक्ट की जाती है। इसका मतलब कि जिस भी डिवाइस को या जिस भी कंडक्टर को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बैटरी कितनी स्ट्रॉन्ग है या उस बैटरी का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है। सपोज दैट हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A मौजूद है। इस वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, जिसका एक साइड पॉजिटिव को शो कर रहा है और एक साइड नेगेटिव को शो कर रहा है। यानी लेफ्ट साइड ऑफ द बैटरी इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and right side of the battery is the negative terminal of the battery, which is connected with the left side of the conductor and right side of the conductor. We see that the electric field always from positive to negative, but the drift velocity of electron, here the direction of conventional current is shown by the green arrow, and the direction of electronic current is shown by the negative dots or negative electrons, which is moving from negative terminal to the positive terminal, and the direction of conventional current is moving from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Current is directly proportional to the drift velocity because we know that ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली उस करंट की वेलोसिटी है जो कि फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ वोल्टेज या अमाउंट ऑफ ईएमएफ के जो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस कंडक्टर को प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। These are the terms which is using here in diagram. Vd drift velocity, A acceleration, T relaxation time, E electric field, E small e electronic charge, small m mass of electron, N number of density of electrons, L length of conductor, and A is the cross sectional area of the conductor. Now student, moving towards next topic, which is the application of electric current known as electroencephalogram, EEG. Electroencephalogram or EEG is a neurological test that uses an electronic monitoring device to measure and record electrical activity in the brain. हमें पता है कि हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स जनरेट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होता है जो कि ड्यू टू द डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट आयंस ऑफ एलिमेंट की वजह से ब्रेन में मौजूद है।
ये डिवाइस स्पेशल सेंसर्स की मदद से वर्क करती है जो कि हमारे हेड पे लगाया जाता है। ये सेंसर हमारे ब्रेन में मौजूद इलेक्ट्रिकल शॉक्स को मेजर करती है या उनको डिटेक्ट करती है और उसके रिजल्ट जनरेट करती है। This device measure voltage fluctuation in brain through ionic current of neurons। जो न्यूरॉन्स का करंट होता है उन करंट के वोल्टेजेस को की फ्लक्चुएशन को ये डिवाइस मेजर कर रही होती है और उस मेजरमेंट से पता चलता है कि ब्रेन नॉर्मल वर्किंग में है या फिर एबनॉर्मल वर्किंग के अंदर मौजूद है। ब्रेन न्यूरॉन्स mostly consist of sodium, potassium, calcium and chlorine ions। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन आयंस मौजूद होते हैं जिनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट होता है जिसे हम ब्रेन करंट का भी नाम देते हैं। रिजल्ट विल बी इन वेवी लाइंस। इनका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास एक वेवी लाइंस की सूरत में ग्राफिकल वे के अंदर मिलता है और उसको प्रिंट किया जाता है एक पेपर पे और फिर इसको पढ़ा जाता है थ्रू सम मेडिकल नॉलेज और बताया जाता है कि आपके पास जो आपका ब्रेन है वो इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में है या एबनॉर्मल कंडीशन में मौजूद है। ये डिवाइस ज़्यादातर यूज़ की जाती है एपिलेप्सी के मरीजों के लिए या यूज़ की जाती है उन मरीजों के लिए जिनको ब्रेन्स के अंदर किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी मौजूद होती है। A diagram of EEG device is that in which you can see that some electrodes are placed on the head of a man and due to these electrodes a graph generated, a wavy line generated on the computer screen by which we can detect the function of brain which is normal or abnormal. Today's another topic which is Ohm's law. This law shows the relation between applied voltage and current flowing in a circuit. According to the statement of that law, the electrical current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of a conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strength, etc. remains the same. Suppose that we have a conductor which is connected with a battery of voltage V. A current is flowing in that conductor. So according to the law, I is directly proportional to the applied voltage or V is directly proportional to the current flowing in that conductor or V is equals to IR. The graph of Ohm's law will be a straight line because directly proportional relations show a straight line in which you can see that the relation of V and I is directly proportional or a straight line, and when the voltage increase, the amount of current flowing in the conductor also increase. ये चीज हमने इससे पहले भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिस्कस की है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द कंडक्टर वेरी करती है, या हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाइड किया जाएगा किसी भी कंडक्टर को उतनी ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस इंक्रीज हो जाएगी। और इन अदर वर्ड्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रही होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक करंट को फ्लो करवाती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे
वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द बैटरी इंक्रीज किया जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। Those conductor which obey Ohm's law is known as ohmic conductor। ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि उन कंडक्टर्स के अंदर V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में शो हो, ऐसे कंडक्टर्स को ओहमिक कंडक्टर कहा जाता है। And those conductor which do not obey Ohm's law is known as non-ohmic conductor। यानी कि ऐसे कंडक्टर जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते या V और I के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। यूजली ज्यादातर कंडक्टर्स हमारे पास नॉन ओहमिक होते हैं, क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज जनरेट करता है रेजिस्टेंस इन दैट कंडक्टर, और वो रेजिस्टेंस V और I के ग्राफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या स्ट्रेट लाइन नहीं रहने देती। इस सूरत में आपके पास जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से कर्व लाइन शो होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि V और I एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, लेकिन व्हेन द करंट flowing in that conductor after some time the temperature of that conductor will increase, and the graph between the V and I moving towards a curve path or follow a curve path will show that this is a non-ohmic behavior and the conductor is known as non-ohmic conductor. Now student, moving towards another topic, which is electrical resistance. In earlier topic we use a variable R instead of directly proportional sign between V and I in Ohm's law. This R is known as electrical resistance, and according to the definition of electrical resistance, the resistance of conductor is the opposition offered by the conductor to the flow of electric current through it। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर वो अपोजिशन या वो रुकावट जो उस कंडक्टर से करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करे, इस तरह की अपोजिशन को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है। According to the diagram, we can see that a hand is an electrical resistance which resists the flow of electrons in a conductor, or which resists the flow of electric current through a conductor. According to the formula of electrical resistance, R is equals to V over I, because in Ohm's law we derive the relation V is equals to IR. By rearranging this relation we get R is equals to V over I. Factors upon which resistance depend. Number 1, according to the factors upon which resistance depends, the first factor is the length of the conductor, and length of the conductor is directly proportional to the resistance of a conductor. R is directly proportional to L। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंडक्टर जितना ज्यादा लॉन्ग होगा, जितना ज्यादा लेंथ रखता होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसमें उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन लाइन मौजूद होंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के अंदर एक हर्डल जनरेट करेंगे, और ये हर्डल एज अ रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में शो होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो उस लाइन में मौजूद हैं एक लॉक कंडक्टर के अंदर, उनसे टकराना शुरू हो जाएंगे, और इस हेड टू हेड कोलिजन के नतीजे में वो एनर्जी लॉस कर देंगे जो एनर्जी उनको प्रोवाइड की गई है थ्रू बैटरी और इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एनर्जी के लॉस की वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो करंट जो वो फ्लो करवा रहे थे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एक कंडक्टर के अंदर, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और इस सूरत में हम कहेंगे कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। सेकेंड फैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर. R is inversely proportional to the 1 over A. It means that if we increase the cross-sectional area of conductor, we decrease the resistance of that conductor. इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास एक कॉरिडोर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट उस कॉरिडोर से एक ही वक्त में पास हो सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. सिमिलरली, जब इलेक्ट्रॉन एक लॉन्ग कंडक्टर से मूव करते हुए हर्डल फील कर रहे हैं, और उस कंडक्टर का अगर मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दिया है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वो हर्डल कम हो जाएगी, उनको एक लार्ज स्पेस मिल जाएगा फ्लो करने के लिए, और वो इजीली फ्लो कर जाएंगे विदाउट एनी हेड टू हेड कोलिजन विद अदर इलेक्ट्रॉन. इस सूरत में हम कह सकते हैं कि वहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी डिक्रीज. थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि किस तरह का मटेरियल है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है. आया वो मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, या इंसुलेटर है. अगर वो कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, अगर वो सेमीकंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और अगर वो इंसुलेटर है तो उसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि करंट का फ्लो उस इंसुलेटर में से नामुमकिन होगा. फोर्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर ये वो फैक्टर है जो कि करंट के फ्लो की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर जनरेट होता है, और इसके जनरेट होने की वजह से उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. अब ऐसा होता क्यों है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ हेड टू हेड कोलिजन करता है तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है. ये एनर्जी इन टर्म ऑफ हीट एनर्जी उस कंडक्टर से इमिट आउट होती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन बार बार हेड टू हेड कोलिजन करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहां रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल इंक्रीज. By combining the above relation at constant temperature, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए above relations को combine करें, यानी कि R is directly proportional to L and R is inversely proportional to 1 over A, then we get R is directly proportional to L over A, and R is equals to rho L over A. Here rho is constant of proportionality and known as specific resistance or resistivity of the conductor. Rho is a constant of proportionality and known as resistivity or specific resistance of the material. इस resistivity के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. If you feel any trouble or any hurdle during this lecture, or if you feel any problem in this lecture, so you can free to ask me on my WhatsApp number and on Google Classroom. Thank you, student. Here is the end of your lecture. Thank you.